राइट, वी आर बैक। आज हम करेंगे चेस्ट को, और चेस्ट के साथ हम लोग करेंगे शोल्डर्स। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी लास्ट वीक की तरह रहने वाली है, हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस। और हम लोग नॉर्मल बेंच प्रेस को करने की बजाय स्मिथ पे प्रेस करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग अपने माइंड के अंदर एक चीज़ बनाए रखते हैं, अगर रॉड नीचे आई तो हमारी जान को खतरा रहेगा, इसलिए हम लोग अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। इसीलिए मैं स्मिथ मशीन को प्रेफर करता हूँ। बहुत सारे जिम्स में स्मिथ मशीन नहीं होती है, बट जिसमें भी होती है आप उस जिम को ज्वाइन करने का ट्राई करिए, क्योंकि स्मिथ मशीन जो होती है उसमें अगर एक समय के बाद हम लोग वेट को और मूव नहीं कर पा रहे तो हम लोग उसी को वहीं पे लॉक कर सकते हैं। अगर किसी के पास स्मिथ मशीन नहीं है और करंट जिम में उसकी मेंबरशिप चल रही है, तो उसके लिए सुझाव ये रहेगा कि जब भी वो इंक्लाइंड बेंच प्रेस या फिर सिंपल बेंच प्रेस करता है तो किसी के सपोर्ट के साथ करे, ताकि फेलियर तक खुद को ला सके। उसके बाद हम लोग करेंगे केबल फ्लाइज। केबल फ्लाइज में आज मैं अपने आप को पुश करने की कोशिश करूँगा कि मैं 40 केजीज तक जाऊँ। नॉर्मली मैं 30 या 35 की रेंज में रहता हूँ, आज मैं 40 केजीज तक जाऊँगा और गुड क्वालिटी ऑफ रेप्स निकालने की कोशिश करूँगा। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे शोल्डर्स के लिए। शोल्डर्स के लिए हमारी दो ही एक्सरसाइज रहती है हमेशा। एक रहती है हमारी OHP, जिसको मैं बोलता हूँ ओवरहेड प्रेस। डंबल से मुझे प्रेफरेंस लगती है, क्योंकि डंबल से करना मुझे कूल लगता है, खुद को देखते हुए इतना भारी वेट उठाना। मेरा जो शोल्डर है ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, बट रोटेशन में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे मशीन शोल्डर प्रेस इसलिए करना पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ करके मुझे वो एंगल नहीं मिल पाता जिससे मैं अपने शोल्डर्स को, अपनी कोहनियों को सामने रख पाऊँ, सही इंक्लाइन पर हो सकूँ और अपने बॉडी पोस्चर को एक एल शेप में ला सकूँ, इंक्लाइंड एल, स्लैंट एल शेप में। वो मुझे पोस्चर एक फिक्स्ड बेंच पे नहीं मिलता, इसीलिए मैं वो प्रेफर नहीं करता। अभी देखिए, अगर आपकी बेंच जो है वो सीधी है, एल टाइप की है, मतलब ऐसी है, एल टाइप की है वो, अगर सीधी बेंच है तो उसमें क्या होता है, हमारे शोल्डर की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमारी हड्डियों के ऊपर वो लोड आता है, OHP करता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे करोगे तो आपकी जो शोल्डर की OHP की स्टार्टिंग है वो एकदम पीछे होने के बजाय थोड़ी आगे हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, ऊपर से दूसरे पॉइंट पे लगाता हूँ ताकि वो और आगे हो जाए, मेरे शोल्डर के जो हड्डी हैं उस पर लोड कम आए और फ्रंट और साइड डेल पे लोड ज़्यादा आए। इससे मैंने देखा कि इंजरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं और मैं अपने आप को स्टेबलाइज कर पाता हूँ। अगर मैं अपना क्या बोलते हैं, ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ तो इसमें इंजरी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसके बाद आज मैं स्ट्रैप रखना मुझे याद है, इसलिए आज मैं सिंगल हैंड लैटरल रेस करूँगा। वो काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर स्ट्रेच वाले पोजीशन में अपने साइड डेल्ट्स को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। आज हैवी वर्कआउट रहने वाला है, क्योंकि चेस्ट करें, उसके बाद हम लोग करेंगे शोल्डर्स, उसके बाद हम लोग करेंगे एब्स, और उसके बाद हम लोग करेंगे कार्डियो भी करेंगे। इसलिए मैं अपना प्री वर्कआउट बना के जा रहा हूँ। ये ब्लूबेरी फ्लेवर का है, मसल ब्लेस का। अभी टाइम हो रहा है 5:26 और मैं यूजुअली दोपहर में 3 बजे के बाद कैफ़ीन कंज्यूम करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कैफ़ीन की एक 4 से 6 घंटे की विंडो रहती है जिसमें आपको नींद नहीं आने वाली उसको लेने के बाद। मैं कैफ़ीन सेंसिटिव नहीं हूँ, इसलिए मैं 4 घंटे लगा के चलता हूँ इसको। मतलब कि मान लो आज संडे है तो आज जिम खाली शाम को ही निकला है, शाम को ही खुला हुआ है, इसीलिए मैं शाम को अभी 5:30 बजे के आसपास कैफ़ीन ले रहा हूँ, 200 mg कैफ़ीन। ये 5:30 मुझे 10 या फिर 11 बजे तक पूरा कंज्यूम हो जाएगा और तब तक मुझे नींद आ जाएगी। तो ये थोड़ी प्लानिंग के साथ है, इसका रिज़ल्ट मैं आपको कल बताऊँगा कैसा होता है। तो मैं अभी इसको पीता हूँ और 2-3 मुझे बात करनी है चीज़ों की, वो मैं जिम से आने के बाद करूँगा। पहला तो उसमें है कि मिस्टर ओलंपिया का विनर एक बार फिर 6th टाइम मिस्टर ओलंपियन सीबम बना है, और उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। और एक एनीमे है वन पीस के बारे में, उसके बारे में बात करनी है, और 2-3 चीज़ें और हैं, तो मैं वर्कआउट के बाद उसमें बात करता हूँ। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ जिम में प्री वर्कआउट पीने के बाद।
चलिए। ऑलराइट, 30 kg, सेकंड सेट। Let's go 35. Pull it up Sunday. ड्रॉप सेट, ड्रॉप कर रहा हूँ। लास्ट सेट है ना ये? लास्ट ही है ना? लास्ट का लास्ट। अच्छा अच्छा। हाँ, 15 निकाल देते हैं। Alright, 30 kg.
As promised, we are increasing. लड़का चाहिए. ठीक है जी, ये देखो. उसमें कर लेना. Come on, one more.
15 kg. Okay, moving on. Again 15 kgs. Let's push all the way through. उसका एंगल देख लेना एक बार.
Yeah, let's see what we got here. Oh, एग्जाम हो गया। This is the finale. ऑलराइट, वी आर बैक एट होम। तो आज हम लोगों ने जो चेस्ट की एक्सरसाइज करी है, हम लोगों ने स्टार्ट किया सबसे पहले स्मिथ मशीन पे, और मुझे उम्मीद थी कि मैं आज 35 kg तक लगा पाऊँगा। इसीलिए मैंने सेकंड सेट में नहीं, थर्ड सेट में मैंने 35 kg लगाया, और उसके बाद मैंने ड्रॉप सेट लिया। देखिए, ड्रॉप सेट लेने के सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आप एक लेवल ऑफ फेलियर अचीव करके उससे कम पे दोबारा फेलियर अचीव कर सकते हो, और अगर एक बार और ड्रॉप करोगे वेट को तो आप एक बार और फेलियर अचीव कर सकते हो। मेरे ख्याल से ड्रॉप सेट आपके लास्ट सेट में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मेरे हिसाब से। अगर आप ड्रॉप सेट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 4 से 5 मिनट हर सेट में गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप सेट हमारी मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है एक्चुअली। अगर आप अपनी मसल को बार बार फेलियर तक ले जाओगे तो उसको उतना ही टाइम रिकवर होने में लगेगा। खैर, तो मैं बात करने वाला था आज शिवम के बारे में। आज मैंने वो इवेंट देखा पूरा, मिस्टर ओलंपिया वाला, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 6th टाइम लगातार क्रिस बमस्टेड 6 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया बना, वो भी क्लासिक फिजिक में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जैसे मैंने शायद 2-3 वीडियो पहले भी बात करी थी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, कि इसको आपको पूरे साल अच्छे से मेहनत करके उस दिन पे आपको अपना 100% देना पड़ता है, और हर मसल हर फाइबर आपकी अलग दिखनी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा पॉइंट्स कमा पाएंगे इन फ्रंट ऑफ जजेस। तो इस बार भी क्रिस बमस्टेड मिस्टर ओलंपिया बना है, और उसने अपना रिटायर घोषित कर दिया है एक्चुअली। तो ये थोड़ी सी सैड बात है। उसके बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इन द सोशल मीडिया। काफ़ी अच्छा इंसान है वो। उसको अगर आप फॉलो करोगे ना, आप उसकी वीडियोस देखोगे तो देखोगे कि आप वो काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान है, और सॉफ्ट स्पोकन है, और मतलब ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करते जैसे मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। तो अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसको जाके एक बार देखिए, उस आदमी को, क्रिस बमस्टेड को। वो एक
अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि एक लीडर को कैसे होना चाहिए। एक्चुअली इसने बहुत मेहनत करी है 8 साल से, तो मतलब 8 साल से वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की मेहनत कर रहा है, लेकिन वो जब से 14 साल का था तब से वो बॉडी बिल्डिंग में है। तो अभी वो शायद 29 साल का है, तो उसको हो गए 15 साल करीबन इसके अंदर। रोज़ मेहनत करना, रोज़ जिम जाना, रोज़ अपने ऊपर मेहनत करना, रोज़ डाइट देना, फिर एक एम मोमेंट पे आके अपना बेस्ट परफॉर्म करना। ये लाइफ के हर चीज़ में होता है। अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में और आपको इंटरव्यू देना है नया, तो आपको अपने क्या बोलते हैं कोड्स वगैरह लर्न करने पड़ेंगे। आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उन प्रोजेक्ट्स का क्या रिजल्ट आया था उनको याद रखना पड़ेगा। कोई अगर बॉटल नेक सिचुएशन है तो उससे कैसे बाहर निकले, इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा तो उसका जवाब वहाँ सोचना पड़ेगा। तो मतलब लाइफ के हर पड़ाव में हम लोगों को पूरे साल मेहनत करके एक एक 1 मिनट का वो टाइम आता है जब हम लोगों को डू एंड डाई सिचुएशन हो जाती है। तो जैसे गांधी जी ने बोला था ना 1943 में कि डू और डाई, मतलब करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। तो सॉरी 1942 में। तो एक ही बात थी, और एक बात थी कि हम लोग, देखिए अगर कोई नया जिम स्टार्ट कर रहा है अभी, तो उसके लिए एक सलाह है कि आप रोज़ जाओ जिम। अभी आपको हो सकता है कि जिम टफ लग रहा हो करना, तो बिलीव मी इट गेट्स ईजियर, बट द हार्ड पार्ट इज़ कि यू हैव टू डू इट एवरी डे। मतलब वो जिम जाना एक दिन आपके लिए हॉबी बन जाएगा, और हॉबी से भी ज़्यादा आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अगर एक दिन आप जिम नहीं गए तो आपको ऐसा लगेगा कुछ कुछ कमी है आज के दिन में, वो कमी पूरी नहीं हो पाएगी अगर हम लोग जिम नहीं जाते। तो मैं भी हॉलीडे बहुत कम लेता हूँ जिम के अंदर। बहुत मतलब दिन के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा तो मैंने हॉलीडे लिया जिम के अंदर, या फिर डे ऑफ ले लिया। लेकिन मैं डे ऑफ कभी लेता नहीं हूँ। जो मेरी 4 साइकिल चलती हैं, चेस्ट, बैक, आर्म्स एंड लेग्स, ये 4 दिन सफिशेंट होते हैं सारे बॉडी पार्ट करने के लिए, और हर बॉडी पार्ट के लिए मुझे 3 दिन का गैप मिल रहा है। मतलब अगर मैंने चेस्ट करी तो मुझे मिल गया बैक में 1 दिन, आर्म्स में 1 दिन, और लेग्स में 1 दिन, फिर मैं दोबारा चेस्ट करूँगा। मतलब मुझे 3 दिन का गैप मिल रहा है फ्रॉम द डे फर्स्ट ऑफ चेस्ट एंड डे 4 ऑफ चेस्ट, सॉरी डे 5 ऑफ चेस्ट। 3 दिन मेरे लिए सफिशेंट है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड इस फील्ड के अंदर हो चुका हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मेरी मसल्स भी थोड़ी बहुत डेवलप्ड है। मैं रिकमेंड करूँगा जो न्यू लिफ्टर्स हैं वो शुरू में खुद को एक्सप्लोर करें, वो देखें कि उनके ऊपर क्या सही बैठता है। हो सकता है वो मेरी तरह 4 डे स्प्लिट का बैठे सही, हो सकता है उनको ब्रो स्प्लिट सही बैठे जिसके अंदर एक बॉडी पार्ट 1 दिन करते हैं। जैसे कि 1 दिन चेस्ट कर लिया, 1 दिन बैक कर ली, 1 दिन बाइसेप्स कर लिया, 1 दिन ट्राइसेप्स कर लिया, 1 दिन शोल्डर और 1 दिन लेग्स, देन 7वें दिन आप रेस्ट कर सकते हो। ये हो गया हमारा ब्रो स्प्लिट। एक होता है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, जिसमें अपर बॉडी के सारे पार्ट लेते हैं। जैसे कि एब्स हो गया, आर्म्स पूरा हो गया, बैक हो गई, चेस्ट हो गया, शोल्डर्स हो गए, और लोअर बॉडी में हमारे लेग्स हो गए सारे, और एब्स भी आ सकते हैं उसके अंदर। और एक होता है पुश पुल वाली एक्सरसाइज, पुश पुल लेग्स, जिसमें पुश वाली सारी मसल्स यूज़ होती हैं। जैसे कि शोल्डर्स पुश होते हैं, चेस्ट पुश होता है, ट्राइसेप्स पुश होता है। और पुल वाली एक्सरसाइज में बैक के लिए पुल होता है, बाइसेप्स में पुल होता है, और कौन सी मसल होती है पुल के लिए, शायद ये दोनों होती है मसल्स। और फिर आप लेग्स कर सकते हैं उसके बाद, पुश पुल लेग्स बोलते हैं इसको। तो आप कोई भी स्प्लिट फॉलो करिए, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने, और देखिए कि उसका रिजल्ट कैसे आता है। ऐसा मत करिए कि आप 1 दिन फॉलो किया आपने और बोलो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, आप अगले दिन कुछ और शुरू कर दिए। किसी भी चीज़ में आप टाइम दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए आपको गिटार सीखना है कोई सा भी, तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, और 1 महीना दीजिए। अगर आपको लगता है 1 महीने के बाद भी आप गिटार में शायद उस प्रोफेशनसी तक नहीं पहुंच पाओगे जितना आप फ्लूट या फिर बैंजो या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट में पहुंच सकते हो, 1 से 1.5 महीने बाद आप चेंज कर सकते हो। बट उसको उतना गैप दीजिए एटलीस्ट। सेम एक्सरसाइज के लिए होता है। अगर आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना दीजिए।
अगर आपको वो इफ़ेक्टिव नहीं लगती तो आप चेंज कर लीजिए 4 डे स्प्लिट। अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं लगती तो आप अपर बॉडी लोअर बॉडी कर सकते हो। वो इफ़ेक्टिव नहीं लगती तो ब्रो स्प्लिट कर सकते हो। तो मैं भी स्टार्टिंग में ब्रो स्प्लिट ही किया करता था, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। बट ये जो मेरा लेटेस्ट रिजाइम है ये मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि मेरी मसल्स 3 दिन में रिकवर हो जाती है अच्छी तरीके से। आज मैंने शाम को 5:30 बजे प्री वर्कआउट लिया था, तो उस कैफ़ीन का असर मुझे लगता है कि 10 बजे तक रहने वाला है, और अभी बज रहे हैं 8:30। दिन जिम में करीबन मैं 2 घंटे बिताए थे, 2 से ढाई घंटा। तो 10 बजे रन के बाद हम लोग सो जाएंगे उसके बाद। हाँ, एक ये बात थी। और एक बात थी कि एक एक एनीमे है जिसको मैं बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, उसको वन पीस कहते हैं। उसके बहुत सारे एपिसोड हो गए। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर इसको वॉच करना है, जिसके पास खाली टाइम है तो वो वॉच कर सकता है उसको। उसको बोलते हैं वन पीस, ONE स्पेस PIECE, वन पीस करके बोलते हैं। तो ये पायरेट्स और फ्रीडम के ऊपर होती है ये एक्चुअली। अभी इसका लेटेस्ट एक एपिसोड आया था, तो उसमें मैंने देखा था कि जो गार्प होता है, कोई एक नेवी का वाइस एडमिरल होता है, तो वो एक न्यूबी के अंदर ऐसी आग जला देता है जो उसको इम्पॉसिबल टास्क को करने के लिए भी मोटिवेट कर देती है। तो जो मोटिवेशन चीज़ होती है ये टेम्परेली आपको इफ़ेक्ट करती है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वो परमानेंट रहता है। मतलब मानते हैं जैसे डेविड गॉगिंस है ना, उसके काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह आते हैं। तो अगर हम लोग डेविड गॉगिंस के मोटिवेशनल वीडियो देखें, या फिर संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशनल वीडियोस देखें, या फिर जैसे टेड टॉक्स पर भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह आते हैं, उनको देखें, तो हमें एक मोमेंटरली मोटिवेशन मिलेगा उस मोमेंट के लिए, कोई काम करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आप नया कुछ इंटरव्यू वगैरह देने वाले हो, आप जॉब में देखें, आप जिम में देखें, रनिंग के लिए, एथलेटिक्स, कुछ भी, वो मोमेंटरीली आपको एक मोटिवेशन देता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से देखोगे तो हर किसी भी काम को अगर आप रोज़ करोगे मतलब डिसिप्लिन बन जाएगा एक तरीके से, तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ाएगा। मोटिवेशन मोमेंटरीली होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरू में मुझे लगता था कि जिम थोड़ा सा एग्जर्शन देता है बॉडी के अंदर, थकावट कर देता है बॉडी के अंदर, कि आप पूरे दिन की एक्टिविटीज़ थकने में गुजारते हो। तो मैं शुरू के दिन, मेरे को जब याद है कि मैं कॉलेज जाया करता था, और कॉलेज से जल्दी आके मैं जल्दी से कपड़े बदलता था और जिम चले जाया करता था। तो मैंने शुरू में अपने आप को पुश किया कि मुझे जाना है। वहाँ पे दोस्ती हुई, लोगों से बात करी, साथ में करने लगे वर्कआउट। तो उससे एक कम्युनिटी तरीके से बन जाती है, और आपको रोज़ जिम आने के लिए मोटिवेशन मिल जाता है एक तरीके से। फिर अगर वो कम्युनिटी छूट भी जाए ना, तो आपका डिसिप्लिन काम आता है। तो 1 साल बीता, 2 साल बीता, तब से चल ही रहा है। मैं अकेला करता हूँ, कोई साथ में आता है, कोई बोलता है, कोई नहीं आता, मेरा चलता रहता है। और इनफैक्ट मुझे जिम की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है। सॉरी। अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हो, जैसे कि आप शायद इंटरव्यू की कोई ट्रिक्स वगैरह होती है ना, कि अगर आप शीशे में देख के न्यूज़पेपर पढ़ोगे, या फिर आप शीशे में देख के खुद से बात करोगे, तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो। ये इंटरव्यू टिप्स होती हैं कुछ। अगर आप जिम में हो और आप रोज़ अपने आप को शीशे में देख रहे हो, डंबल कर्ल्स कर रहे हो, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो, लेग्स की कर रहे हो, खुद को देखने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और अगर खुद को ग्रो होता हुआ देखते हो, मसल्स देखते हो, अपने कट्स वगैरह देखते हो, पंप देखते हो, नसें देखते हो, तो उससे एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है हमको अपने अंदर ही, कि हमारा कॉन्फिडेंस सबसे हाई होता है। और अगर इस पे आप इस डिश के ऊपर हल्का सा कुछ छिड़कना चाहते हो, तो वो छिड़काव होता है किसी का कॉम्प्लीमेंट। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे, वाह कितनी अच्छी बॉडी है, कितना आपने ग्रोथ कर ली, वाह क्या खाते हो भाई, स्टेरॉइड्स लेते हो क्या, ये चीज़ कॉन्फिडेंस को प्लस 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 बना देता है। और आपकी लाइफ में हर फेज़ में, चाहे आप जिम के अलावा कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें भी वो कॉन्फिडेंस देता है।
तो मुझे जिम की ये बात एक बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ इसी चीज़ के लिए, क्योंकि 2-3 चीज़ें हुई हैं आज। एक तो क्रिस बम दोबारा जीत गया 6th टाइम। एक मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज करी आज, और इनफैक्ट जब मैं शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा था तो मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ शोल्डर में। और अभी अभी अगर मैं इतना उठा रहा हूँ तो थोड़ा सा दर्द आ रहा है इसके अंदर, बट मुझे लग रहा है रिकवर हो जाएगा। बट एक्सरसाइज के टाइम कोई दर्द नहीं। तो मुझे लगता है कि अब ग्रो हम लोग हो रहे हैं धीरे धीरे। मैं देखता हूँ मेरे जो कार्ब्स के कंटेंट होते हैं ना, मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं चावल और ज़्यादा लेने की कोशिश करता हूँ। कल था दशहरा और आज है, मतलब दशहरा कल ख़त्म हो गया, तो अब मैं अंडा भी कंज्यूम कर सकता हूँ। तो मेरे प्रोटीन में क्या क्या आएगा अब? 1 लीटर दूध, 4 अंडे या फिर 5 अंडे, देखते हैं, 4 अंडे मिनिमम। प्रोटीन जिसमें 50 ग्राम प्रोटीन रहेगा, और उसके अलावा सोया बड़ी। इससे देखते हैं कि हमारा 180 करीबन प्रोटीन का ग्राम हो जाना चाहिए। देन वी विल ईट राइस एंड चोकोस एंड लेट्स सी व्हाट अदर। तो इससे मुझे लग रहा है कि मेरा प्रोटीन और कार्ब्स दोनों होने वाले हैं अच्छे से। और मैं एम कर रहा हूँ 3000 से 3200 कैलोरीज ईच डे का। आज जो मैंने मॉर्निंग में खाया, मैंने दूध लिया था चोकोस के साथ, और प्रोटीन किया था मैंने दूध के साथ। और दोपहर में मैंने थोड़ी चीट मील टाइप की करी है। दोपहर में मैंने डोसा लेके आया था फिर मद्रास कैफ़े है पास में, उधर से रवा मसाला डोसा, बहुत टेस्टी था वो। और अभी मैं अंडे लेके आया हूँ, मार्केट में 190 रुपये की क्रेट पड़ी है मुझे, और मैं इसको रात में कंज्यूम करूँगा 4 अंडे। कल हम लोग करने वाले हैं बैक एज यूजुअल, चेस्ट के बाद बैक आता है। और बैक में हम लोग फोकस करेंगे फिर से दोनों तरफ से, एक तो एक्सटेंशन और एक कंट्रैक्शन दोनों पे। मतलब कि जब हम लोग लैट पुल डाउन कर रहे होते हैं तो पीछे की तरफ अपने शोल्डर ब्लेड्स को मोड़ने का, और ऊपर की तरफ ले जाते समय स्लो एंड स्टेडी एंड अपने लैट्स को पूरा खोलने का। तो कल हमारा यही मेन फोकस रहने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ कि रोइंग का एक मुझे वेरिएंट पता है, मैं पहले करा करता था, वो ट्राई करने का कल। सिंगल हैंड रोइंग कहते हैं उसको बेसिकली। तो मैं कल शायद वो करूँगा, और देन वी विल डू द रियर्स एंड वी विल गेट बैक होम। ओके, तो मैं आपको मिलता हूँ कल। अब चलिए बाय।